जुलू साम्राज्य को कभी कभी जुलू साम्राज्य या जुलूलैंड साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिणी अफ्रीका में एक राजशाही थी। 1810 के दशक के दौरान शाका ने एक स्थायी सेना की स्थापना की जिसने प्रतिद्वंद्वी कुलों को एकजुट किया और एक बड़े अनुयायी का निर्माण किया जिसने दक्षिणी अफ्रीका के विस्तृत विस्तार पर शासन किया, जो दक्षिण में तुगेला नदी से लेकर उत्तर में पोंगोला नदी तक हिंद महासागर के तट तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में एक कड़वा गृहयुद्ध छिड़ गया जिसकी परिणति 1856 में सेत्सवेयो और म्बुयाजी भाइयों के बीच एंडोंडा-कुसुका की लड़ाई में हुई। 1879 में एक ब्रिटिश सेना ने एंग्लो-जुलू युद्ध की शुरुआत करते हुए जुलूलैंड पर आक्रमण किया। जनवरी में इसांडलवाना की लड़ाई में प्रारंभिक जुलू जीत के बाद जुलाई में उलुंडी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने फिर से संगठित होकर जुलू को हरा दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। यह क्षेत्र नेटाल की कॉलोनी में समाहित हो गया और बाद में दक्षिण अफ्रीका संघ का हिस्सा बन गया। शाका जुलस के प्रमुख सेंजंगाखोना का नाजायज बेटा था। उनका जन्म 1787 में हुआ था। उन्हें और उनकी मां नंदी को सेंजंगाखोना ने निर्वासित कर दिया था और उन्हें मेथथवा में शरण मिली थी। शाका ने जोबे के अधीन एक योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ी और फिर जोबे के उत्तराधिकारी मेथथवा पैरामाउंटसी के नेता डिंगिस्वेयो के अधीन लड़े। जब सेंजंगाकोना की मृत्यु हो गई तो डिंगिस्वेयो ने शाका को जुलू का राजा बनने में मदद की। 1816 के आसपास नदवांडवे के राजा ज़्वाइड के हाथों डिंगिस्वेयो की मृत्यु के बाद शाका ने पूरे मेथथवा गठबंधन का नेतृत्व संभाला। शकों के कबीले की संख्या पहले कुछ हजार से अधिक नहीं थी, लेकिन अंततः पड़ोसी कुलों को समाहित करने के बाद उनका आकार बढ़कर 45,000 हो गया। उनके सैन्य सुधारों में नई युद्ध तकनीकों, प्रशिक्षण और कठिन अनुशासन के साथ साथ अधिक प्रभावी कम दूरी तक मार करने वाले भाले के बदले में लंबे समय तक फेंकने वाले भाले को शामिल किया गया। अमाबुथो नामक एक संगठित स्थायी सेना के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए भर्ती किए गए लोगों को जुलू समाज के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया था। उनके नेतृत्व में गठबंधन गकोकली हिल 1818 की लड़ाई में ज़्वाइड के पहले हमले से बच गया। 2 वर्षों के भीतर शाका ने म्लातुजे नदी 1820 की लड़ाई में ज़्वाइड को हरा दिया था और नदवांडवे गठबंधन को तोड़ दिया था, जिनमें से कुछ ने बदले में अन्य गुनी जनजातियों और कुलों के खिलाफ एक जानलेवा अभियान शुरू किया था, जिसे डिफाकेन या एम्फेकेन के नाम से जाना जाने लगा। जुलू से भागकर एनडवांडवे के अवशेषों से भाग रही जनजातियों का एक सामूहिक प्रवासन। नगोनी लोग तंजानिया और मलावी जैसे उत्तर की ओर भाग गए। मरने वालों की संख्या कभी भी संतोषजनक ढंग से निर्धारित नहीं की गई, लेकिन पूरा क्षेत्र लगभग निर्जन हो गया। 1822 तक शाका ने लगभग 80,000 वर्ग मील 2,10,000 किलोमीटर 2 के क्षेत्र को कवर करने वाले साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसमें पोंगोला से लेकर तुगेरा नदियां शामिल थीं। जुलू की एक शाखा अमाइंडेबेले, जिसे इतिहास में माटाबेले के नाम से जाना जाता है, ने अपने राजा मजिलिकाजी के अधीन एक और भी बड़ा साम्राज्य बनाया, जिसमें हाइवेड और आधुनिक जिम्बाब्वे के बड़े हिस्से शामिल थे। शाका के बाद उनके सौतेले भाई डिंगाने ने सत्ता संभाली, जिन्होंने 1828 में एक अन्य सौतेले भाई म्हलांगाना और एक इंदुना मबोपा के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। इस हत्या के बाद डिंगाने ने म्हलांगाना की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उनके पहले शाही कृत्यों में से एक था अपने सभी शाही रिश्तेदारों को फांसी देना। इसके बाद के वर्षों में उसने अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए शाका के कई पूर्व समर्थकों को भी मार डाला। इन शुद्धियों का एक अपवाद मपांडे, एक और सौतेला भाई था, जिसे उस समय खतरा बनने के लिए बहुत कमजोर माना जाता था,
केप कॉलोनी में कुछ डच निवासियों और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के बीच बढ़ते तनाव के कारण 1836 के बाद से ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्र स्वायत्त बोअर राज्यों की स्थापना के लिए उत्तर की ओर बोअर, जिसे वोट्रेकर्स के नाम से भी जाना जाता है, के प्रवास की लहर पैदा हो गई। बोअर्स निवासी ऑरेंज नदी के पार उत्तर की ओर बढ़ने लगे। यात्रा करते समय वे पहले नडेबेले साम्राज्य से टकराए और फिर डिंगाने के जुलू साम्राज्य से। अक्टूबर 1837 में वोट्रेकर नेता पीट रिटिफ ने वोट्रेकर्स के लिए भूमि सौदे पर बातचीत करने के लिए अपने शाही क्राल में डिंगाने का दौरा किया। नवंबर में लगभग 1000 वोट्रेकर वैगनों ने ऑरेंज फ्री स्टेट से ड्रेकेंसबर्ग पहाड़ों से उतरना शुरू किया, जो अब क्वाजुलु-नटाल है। उद्धरण वांछित डिंगाने ने अनुरोध किया कि बोअर्स के लिए भूमि की संधि के हिस्से के रूप में रिटिफ और उनकी पार्टी एक स्थानीय प्रमुख द्वारा उनसे चुराए गए कुछ मवेशियों को वापस ले लें। यह रिटिफ और उसके लोगों ने 3 फरवरी 1838 को वापस लौटते हुए किया। अगले दिन एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें डिंगाने ने तुगेला नदी के दक्षिण में मजिम्बुबु नदी तक की सारी जमीन वोट्रेकर्स को सौंप दी। जश्न मनाया गया। 6 फरवरी को समारोह के अंत में रिटिफ की पार्टी को एक नृत्य के लिए आमंत्रित किया गया और अपने हथियार पीछे छोड़ने के लिए कहा गया। नृत्य के चरम पर डिंगाने अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, बम्बानी अब थाका थी। जादूगरों को पकड़ो के लिए इसीजुलु, रिटिफ और उसके लोगों पर जबरदस्ती की गई। उन्हें पास की पहाड़ी क्वामातिवाने में ले जाया गया और मार डाला गया। कुछ लोगों का आरोप है कि बरामद मवेशियों में से कुछ को छुपाने के कारण उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन संभावना है कि यह सौदा वोट्रेकर्स पर हावी होने की एक साजिश थी। उद्धरण वांछित डिंगाने की सेना ने तब हमला किया और 250 वोट्रेकर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के एक समूह की हत्या कर दी। पास में डेरा डाला। इस नरसंहार के स्थल को आज वेनेन, डच भाषा में रोना कहा जाता है। शेष वोट्रेकर्स ने एक नया नेता एंड्रीस प्रेटोरियस को चुना, जिन्होंने 16 दिसंबर 1838 को ब्लड रिवर की लड़ाई में जुलू बलों और डिंगाने से वोट्रेकर स्थिति की सफल रक्षा का नेतृत्व किया, जब 15,000 जुलू इंपिस योद्धाओं ने 470 वोट्रेकर के एक समूह पर हमला किया था। प्रेटोरियस के नेतृत्व में बसने वाले अपनी हार के बाद डिंगाने ने अपने शाही घराने को जला दिया और उत्तर की ओर भाग गया। मपांडे सौतेला भाई, जिसे डिंगाने के शुद्धिकरण से बचा लिया गया था, 17,000 अनुयायियों के साथ अलग हो गया और प्रेटोरियस और वोट्रेकर्स के साथ डिंगाने के साथ युद्ध में चला गया। आधुनिक स्वाजीलैंड सीमा के पास डिंगाने की हत्या कर दी गई। मपांडे ने तब जुलू राष्ट्र का शासन संभाला। डिंगाने के खिलाफ अभियान के बाद 1839 में प्रेटोरियस के तहत वोट्रेकर्स ने तुगेला के दक्षिण में और पोर्ट नेटाल, अब डरबन की ब्रिटिश बस्ती के पश्चिम में नतालिया के बोअर गणराज्य का गठन किया। मपांडे और प्रेटोरियस ने शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। हालांकि 1842 में ब्रिटिश और बोअर्स के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप नतालिया पर ब्रिटिश कब्जा हो गया। मपांडे ने अपनी निष्ठा ब्रिटिशों के प्रति स्थानांतरित कर दी और उनके साथ उनके अच्छे संबंध बने रहे। 1843 में मपांडे ने अपने राज्य के भीतर कथित असंतुष्टों को खत्म करने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप कई मौतें हुई और हजारों शरणार्थी पड़ोसी क्षेत्रों, ब्रिटिश नियंत्रित नेटाल सहित में भाग गए। इनमें से कई शरणार्थी मवेशियों के साथ भाग गए। मपांडे ने आसपास के इलाकों पर छापा मारना शुरू कर दिया, जिसकी परिणति 1852 में स्वाजीलैंड पर आक्रमण के रूप में हुई। हालांकि अंग्रेजों ने उन पर पीछे हटने का दबाव डाला, जो उन्होंने शीघ्र ही किया। इस समय मपांडे के 2 पुत्रों सेत्सवेयो और म्बुयाजी के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई छिड़ गई। इसकी परिणति 1856 में एंडोंडा कुसुका की लड़ाई के साथ हुई, जिसमें म्बुयाजी की मृत्यु हो गई।
इसके बाद सेत्सवेओ ने अपने पिता के अधिकार को हड़पने की ठानी। जब 1872 में मपांडे की वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई, तो सेत्सवेओ ने शासक के रूप में पदभार संभाला। 11 दिसंबर 1878 को जुलू के साथ युद्ध भड़काने के इरादे से सर हेनरी बार्टले फ्रेरे ने अपनी पहल पर और ब्रिटिश सरकार की मंजूरी के बिना जुलू राजा सेत्सवेओ को एक अल्टीमेटम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार वह संभवतः ऐसा नहीं कर सके। अनुपालन करें, जुलू सेना को भंग कर दिया जाए और जुलू एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार कर लें। ब्रिटिश सेना ने दिसंबर 1878 के अंत में टुगेला नदी को पार किया। प्रारंभ में 22 जनवरी 1879 को इसांडलवाना की लड़ाई में अंग्रेजों को भारी हार का सामना करना पड़ा, जहां जुलू सेना ने एक ही दिन में 1000 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। इसांडलवाना में जुलू की तैनाती ने सुव्यवस्थित सामरिक प्रणाली को दिखाया, जिसने जुलू साम्राज्य को कई दशकों तक सफल बनाया था। यह किसी मूल अफ्रीकी लड़ाकू बल के हाथों ब्रिटिश सेना की अब तक की सबसे बुरी हार थी। हार ने युद्ध के प्रयासों को पुनर्निर्देशित करने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश, हालांकि संख्या में कम थे, छोटी छोटी लड़ाइयों और बाद में बड़े सेट पीस मुठभेड़ों में जीतना शुरू कर दिया। लड़ाई का समापन जुलस की राजधानी उलुंडी की घेराबंदी और उसके बाद जुलू साम्राज्य की हार के रूप में हुआ। सेत्सवेओ को उसकी हार के 1 महीने बाद पकड़ लिया गया और फिर केप टाउन में निर्वासित कर दिया गया। अंग्रेजों ने जुलू साम्राज्य का शासन 13 राजाओं को सौंप दिया, जिनमें से प्रत्येक का अपना उपराज्य था। जल्द ही इन उपराज्यों के बीच संघर्ष छिड़ गया और 1882 में सेत्सवेओ को इंग्लैंड जाने की अनुमति दे दी गई। राजा के रूप में बहाल होने के लिए जुलूलैंड लौटने की अनुमति देने से पहले उन्होंने रानी विक्टोरिया और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के साथ मुलाकात की थी। 1883 में सेत्सवेओ को एक बफर रिजर्व क्षेत्र पर राजा के रूप में नियुक्त किया गया था, जो उसके मूल साम्राज्य से बहुत कम था। हालांकि उस वर्ष बाद में 13 राजाओं में से एक जिभेभू द्वारा सेत्सवेओ पर उलुंडी में हमला किया गया था। सेत्सवेओ घायल हो गया और भाग गया। फरवरी 1884 में सेत्सवेओ की संभवतः जहर से मृत्यु हो गई। उनके बेटे दिनुजुलु, जो उस समय 15 वर्ष के थे, को राजगद्दी विरासत में मिली। अकादमिक रॉबर्टो ब्रेस्ची का कहना है कि जुलूलैंड के पास 1884 से 1897 तक एक झंडा था, लेकिन यह शुद्ध अनुमान है, जैसा कि A.P. बर्गर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसमें सुनहरे, हरे और लाल रंग की समान चौड़ाई वाली 3 क्षैतिज पट्टियां शामिल थीं। दिनुजुलु ने अपने ही बोअर्स के साथ एक समझौता किया और उनकी सहायता के बदले में उन्हें जमीन देने का वादा किया। बोअर्स का नेतृत्व लुई बोथा ने किया था। दिनुजुलु और बोअर्स ने 1884 में जिभेभू को हरा दिया। उन्हें जुलूलैंड का लगभग आधा हिस्सा व्यक्तिगत रूप से खेतों के रूप में दिया गया और व्रिहाइड के स्वतंत्र गणराज्य का गठन किया। इससे अंग्रेज चिंतित हो गए, जो बोअर्स को बंदरगाह तक पहुंचने से रोकना चाहते थे। 1887 में अंग्रेजों ने जुलूलैंड पर कब्जा कर लिया। दिनुजुलु प्रतिद्वंद्वियों के साथ बाद के संघर्षों में शामिल हो गया। 1906 में दिनुजुलु पर बम्बाथा विद्रोह के पीछे होने का आरोप लगाया गया था। उन्हें उच्च राजद्रोह और सार्वजनिक हिंसा के लिए अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। 1909 में उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जब दक्षिण अफ्रीका संघ का गठन हुआ तो लुई बोथा इसके पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने पुराने सहयोगी दिनुजुलु को दक्षिण अफ्रीका लौटने और ट्रांसवाल के एक खेत में निर्वासन में रहने की व्यवस्था की, जहां 1913 में उनकी मृत्यु हो गई। दिनुजुलु के बेटे सोलोमन का दिनुजुलु को दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने कभी भी जुलु राजा के रूप में मान्यता नहीं दी, केवल एक स्थानीय प्रमुख के रूप में, लेकिन उन्हें प्रमुखों द्वारा
जॉन लैंगलीबाले दुबे जैसे राजनीतिक बुद्धिजीवियों और सामान्य जुलू लोगों द्वारा राजा के रूप में माना जाने लगा। 1923 में सोलोमन ने अपने शाही दावों को बढ़ावा देने के लिए इंकथा या क्वाजुलू संगठन की स्थापना की, जो मरणासन्न हो गया, और फिर 1970 के दशक में क्वाजुलू बंटुस्तान के मुख्यमंत्री मैंगोसुथु बुथेलेजी द्वारा पुनर्जीवित किया गया। दिसंबर 1951 में सोलोमन के बेटे साइप्रियन भेकुजुलू का सोलोमन को आधिकारिक तौर पर जुलू लोगों के सर्वोपरि प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन सामान्य जुलू लोगों पर वास्तविक शक्ति स्थानीय प्रमुखों के माध्यम से काम करने वाले दक्षिण अफ्रीकी सरकारी अधिकारियों के पास थी, जिन्हें सहयोग करने में विफलता के लिए कार्यालय से हटाया जा सकता था। क्वाजुलू दक्षिण अफ्रीका में एक बंटुस्तान था, जिसका उद्देश्य रंगभेदी सरकार द्वारा जुलू लोगों के लिए एक अर्धस्वतंत्र मातृभूमि के रूप में था। 1980 में राजधानी को नोगोमा से उलुंडी स्थानांतरित कर दिया गया। 1994 में इसके उन्मूलन तक इसका नेतृत्व जुलू शाही परिवार के प्रमुख मैंगोसुथु बुथेलेजी और इंकथा फ्रीडम पार्टी (IFP) के प्रमुख ने किया था। क्वाजुलु-नटाल का नया प्रांत बनाने के लिए इसे आसपास के दक्षिण अफ्रीकी प्रांत नेटाल के साथ मिला दिया गया। क्वाजुलु नाम का अनुवाद मोटे तौर पर जुलस का स्थान या अधिक औपचारिक रूप से जुलूलैंड के रूप में किया जाता है। जुलू साम्राज्य वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलु-नटाल का हिस्सा है, जो राजा मिसुजुलुका ज़्वेलिथिनी के नेतृत्व में देश के 9 प्रांतों में से एक है। क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा वन्यजीव अभयारण्यों से बना है और आय का एक बड़ा योगदान स्रोत पर्यटन से प्राप्त होता है। यह क्षेत्र अपनी सवाना से ढकी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यह जुलूलैंड राइनो रिजर्व (ZRR) के भीतर WWF ब्लैक गैंडा पुनरुत्पादन परियोजना का घर है, जिसे द ब्लैक राइनो रेंज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। ZRR एक 20,000 हेक्टेयर आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें 15 व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत शामिल हैं, जिन्होंने आगे संरक्षण के लिए अपनी बाड़ को कम कर दिया है। जुलू शाही परिवार अभी भी कई महत्वपूर्ण औपचारिक कर्तव्यों को पूरा करता है।